नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हमारे मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट दीपक लोहार। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दीपक लोहार पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड है और लंबे समय से ये यहाँ पर आने वाले मरीजों का उपचार कर रहे हैं। दीपक जी, अगर अपन बात करें फिजियोथेरेपी, लेकिन आमतौर पे अगर अपन देखें मॉर्निंग वॉक करने के लिए जब कॉमन मैन जाता है, वॉकिंग के बाद में वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, दूसरे जिम वगैरह में भी जो एक्सरसाइज करते हैं, लगभग कहीं ना कहीं वो फिजियोथेरेपी का जो एक पार्ट ही लगता है कि ये एक तरह से फिजियोथेरेपी हो रही है। तो क्या वो सामान्य जो एक्सरसाइज हो रही है वो और फिजियोथेरेपी एक ही है या दोनों में कुछ फ़र्क है? जी सर, नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो हैं, जो आप जैसा बता रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जो भी बुज़ुर्ग की है या कोई भी पर्सन जाता है वो वॉक करता है, नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, या जिम वाले जो भी जिम जो लवर होते हैं वो जिम के एक्सरसाइज जो करते हैं, उनमें सर ये है कि वो एक तरह से कोई ना कोई एक्सरसाइज ही कर रहे हैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। पर फिजियोथेरेपी उनसे कुछ अलग है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई भी पर्सन कब आएगा जब उसको उसके रूटीन में, डेली एक्टिविटी के अंदर कहीं पे भी कोई दर्द हो गया या कुछ उसको उसके मूवमेंट के अंदर कुछ अलग लगेगा कि नहीं, मेरे से ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, जिसमें हम उसके ऑल ओवर बॉडी पोस्चर को जो है वो हम असेस करते हैं। बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती है जिनके अनइवन प्रेशर्स के कारण या फिर उनमें कुछ कमियों के कारण, चाहे वो कमी अंदरूनी हो, मतलब विटामिन जो है मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसीज के कारण हो, या फिर उनकी कुछ रूटीन एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके कारण वो मसल जो होती है उन्हीं मूवमेंट के इर्द गिर्द अडप्ट हो जाती है, उससे उनको दर्द का अनुभव होता है कितनी बार। तो जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी मसल को पूरी तरह से असेस करते हैं। उस असेसमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ रहती हैं, जिसके कारण हम उनके मसल के अलग अलग चार्टिंग कर सकते हैं। उसके अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी कहाँ, किस मूवमेंट के अंदर कौन सी मसल कितना अफेक्ट हो रही है। उसके बाद हम उनको उन्हीं मसल को ट्रेन करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि प्रिसाइजली उन्हीं मसल के लिए होती हैं, जिसके कारण उनका जो दर्द है, जो उनका रूटीन जो अफेक्ट हो रहा है जिस मूवमेंट की वजह से, उन चीज़ों को धीरे धीरे वो रिगेन कर सकते हैं। कंटिन्यूस सुपरविजन के अंदर जब वो एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद ये होता है कि उनका जो मूवमेंट है, मसल डिसऑर्डर हो गया या पोस्चरल डिसऑर्डर जो हो गया, ये धीरे धीरे करके वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है, जिसकी वजह से उनके जो अनकंफर्टेबल जो वो हो रहे हैं जिस मूवमेंट को करने में या किसी भी टास्क को करने में, तो वो चीज़ें धीरे धीरे उनको इम्प्रूव होने लग जाती है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, जिसके कारण वो उनका रूटीन है जो नॉर्मल एडीएल्स हैं वो आराम से कर पाते हैं सर। तो ये फ़र्क है नॉर्मल एक्सरसाइजेस के अंदर और फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप आके एक्सरसाइज करते हैं तो। फिजियोथेरेपी जो है वो किसी भी मरीज के उपचार में किस तरह, कितनी कारगर वो रहती है, किस तरह से रिलीफ जो है वो उसको मिल पाती है? जी सर, फिजियोथेरेपी जो है एक तरह से देखा जाता है एक मेडिकल साइंस का ही पार्ट है, जिसमें हम वेरियस टेक्निक होती हैं, आप मोबिलाइजेशंस ले सकते हैं, उसमें आप एक्सरसाइजेज ले सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ जो होती हैं हमारी, उनकी मदद ले सकते हैं। साथ में एक होता है काइनेशियोलॉजी। जो काइनेशियोलॉजी होता है वो एक तरह से पूरा आपकी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो पूरी एनाटमी, फिजियोलॉजी और मसल के एक्शंस पे बेस्ड होता है, जिसमें जो मसल हैं वो ब्रेन से कोऑर्डिनेट करती हैं, कमांड लेती हैं, उसके बाद वो अपना मूवमेंट परफॉर्म करती है। तो उसके अंदर सर फिजियोथेरेपी ये हेल्प करती है एक नॉर्मल पर्सन को जो पेन को लेके आता है, उसमें जैसे सपोज एक घुटने दर्द का ही अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है तो काफ़ी चीज़ें होती है घुटने के अंदर जो दर्द का अनुभव दे सकती है उसको, चाहे वो गठिया हो, नॉर्मल जो गठिया है वो, या फिर कोई भी लिगामेंट जो नी के सराउंडिंग लिगामेंट होते हैं उनमें कोई इंजरी आ गई, या उस कुछ मूवमेंट करते वक्त उन्हीं लिगामेंट के अंदर सूजन आना, कोई इन्फ्लामेशन होना, जिसकी वजह से उसके घुटने का दर्द धीरे धीरे बढ़ जाता है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं चलते तो हैं, कह रहे हम चल पाते हैं, पर दर्द हो रहा है, जिसमें वो लंगड़ाते हुए चलेंगे, या कुछ ऐसा होगा जो उनका वॉकिंग पैटर्न जो होगा वो काफ़ी हद तक नॉर्मल से अलग रहता है, कुछ टेढ़ा होकर चलेंगे, कुछ घुटने पे ज़्यादा जोर दे के चलेंगे। इनमें फिजियोथेरेपी ये हेल्प कर सकती है सर कि हम उनके घुटनों की एनाटमी प्लस उनकी मसल जो है किस तरह से उस जॉइंट के ऊपर काम कर रही है उसको हम प्रॉपर असेस कर लें, जिसकी वजह से उनके दर्द का जो कारण है वो हमें पता लग सके।
उसके बाद हम उसके उपचार के अंदर हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ है उनकी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें बहुत सी मॉडलिटीज़ हैं जो पेन रिलीफ का काम, जैसा पेन किलर लेते हैं वैसे हमारे मॉडलिटीज़ होती है फिजियोथेरेपी के अंदर जो पेन रिलीफ का काम करती, जिसकी सहायता से हम उस इंसान का दर्द काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दर्द कम करने के बाद जो मांसपेशी जो उस सूजन के कारण या कोई भी इन्फ्लामेशन के कारण अफेक्ट हुई है, या कोई स्प्रेन, जैसे जनरली हम कहते हैं जब मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, खिंचाव के कारण उसमें जो मांसपेशियां हैं जो अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रही, उनको हम ट्रेन करते हैं स्पेसिफिक एक्सरसाइज के द्वारा। स्पेसिफिक एक्सरसाइज में हम टारगेट ये करते हैं, जो सब अभी नी जॉइंट की बात करी मैं, तो नी जॉइंट के लिए कहूँगा मैं, नी जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल होगी उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, डिफरेंट टास्क ओरिएंटेड उनको मूवमेंट करवाएंगे, जिसके कारण उनका नी जॉइंट प्लस नी जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे कारण उस ऑल ओवर उस पर्सन का एंड्योरेंस प्लस उसका फिजिकल एजिलिटी ये जो है ये बहुत अच्छे से इंड्यूस हो जाती है, जिससे कारण वो वापस अपना नॉर्मल वर्क नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकता है बिना दर्द की सहायता से। दीपक जी, ये बताएं आप कह रहे थे कि जब नॉर्मल कोई चल रहा है उसके नी में दर्द हो रहा है या और कहीं दर्द हो रहा है, क्या सही समय होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का? क्योंकि हमारे आमतौर पे देखिए अगर किसी के पैर में मोच आ गई या कोई गिर गया तो घर पे ही मुंह या कोई ऐसा मलहम लगा के और वो ठीक कर लेते हैं। कई बार कोई ऐसे ही जो घरेलू वैद्य जो होते हैं वो उसको मोच को निकालने का काम कर लेते हैं। तो ये कितना गंभीर हो सकता है और कब आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? जी सर, जैसा कि आपने बताया कहीं मोच आ जाए, पैर मुड़ जाता है कभी भी चलते वक्त, तो उसके कारण क्या होता है सर, कितनी बार ऐसा होता है कि देखा जाता है मोच आते ही जिस इंसान को मोच आई है वो उस समय चल नहीं पाता, पैरों पे वजन नहीं दे पाएगा, उसको जो मोच आई जैसे हमारे टखने में मोच आई है एंकल जॉइंट के यहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी जितनी मांसपेशियाँ होंगी एक तरह से वो सूजन के अंदर चली जाती है, वहाँ उनको दर्द भी महसूस होता है, प्लस वहाँ गर्माहट महसूस होती है उनकी। क्योंकि गर्माहट इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपका जो नी जॉइंट है उसके आसपास भी बहुत सारे लिगामेंट हैं हमारे, जो नी को और एंकल को स्टेबिलिटी देते हैं। जो एंकल लिगामेंट है वो आपके चलने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं आपको, वो प्रॉपर आर्चेज हो गया, जो हम फिजियोथेरेपी में जैसे कहते हैं, जैसा मैंने बताया काइनेशियोलॉजी हम जो असेस करते हैं, एक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है आपका जो आपके शरीर पे वापस काम करता है। जितना आपका शरीर दबाव लगाएगा ग्राउंड पे उतना ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपके शरीर पे भी लगता है, जो ट्रांसफर होता है आपके एंकल जॉइंट से। प्राइमरी जो होता है वो आपका एंकल जॉइंट होता है ग्राउंड के टच के अंदर। उसमें कितनी बार तक जैसे कोई भी स्प्रेन आया, मोच आई, उसके अंदर आपका जो मांसपेशियाँ होंगी, लिगामेंट हो गया, वहाँ पे सूजन का अनुभव हमें होता है, जिसके कारण हमें वहाँ दर्द रहता है। तो आप बताएं जो घरेलू उपचार, जैसे घरेलू उपचार में हमने बर्फ़ लगा दिया, कोई मूव की मालिश कर दी, कितनी बार सर ऐसा होता है। बर्फ़ से तो काफ़ी हद तक आपको मदद ही मिलेगी, क्योंकि बर्फ़ एक तरह से स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम करता है। प्लस आपने जो बताया मूव की मालिश हम कर देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है मालिश करते वक्त हम बहुत दबा के उसको मालिश कर देते हैं ताकि हमें दर्द से राहत मिल पाए, पर उस चीज़ में होता ये है कि आपके ज़्यादा दबाने से या मालिश करने से वो इंजरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बेहतर यही होता है उस समय कि आपको जैसे स्ट्रेन कुछ भी आया तो प्राइमरी आप केयर लें, ऑर्थोपेडिशियन को बताएं। ऑर्थोपेडिशियन को बताने के बाद भी ऑर्थोपेडिशियन अगर कहता है फ्रैक्चर नहीं है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो आप एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट या कोई एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनके पास जाएं आप, वो आपकी मसल को पूरा अच्छे से असेस करके प्रॉपर एक जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है आपकी मोच के अंदर वो आपको दे पाएगा, जिसके कारण आप उस मोच के दर्द से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं मोच आने के तुरंत बाद ही। तो वो आपकी दिनचर्या को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सर ये ट्रीटमेंट है मोच के लिए। ऑर्थो के जो भी ऑपरेशंस होते हैं चाहे किसी भी जगह हो, उसके बाद में फिजियोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो आता है, किस तरह से जो वो बीमारी है उसको रिकवर करने में फिजियोथेरेपी जो है वो कारगर साबित होती है, और कितना ज़रूरी है ये करना? क्योंकि कई बार लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तब तक तो उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन घर जाने के बाद में वो रूटीनली उतना कर नहीं पाते हैं फिजियोथेरेपी। तो कितना ज़रूरी है ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखना? जी सर, मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप जैसे आपने बताया ऑर्थोपेडिक कंडीशन कोई भी, अभी सबसे आम ऑर्थोपेडिक कंडीशन जो चल रही है वो हमारा घुटना रिप्लेसमेंट, जो हम कहते हैं नी को रिप्लेसमेंट करना है। सबसे आम अभी जो बुजुर्गों में जो देखा जाता है 50 से ऊपर में, उनमें यही सबसे मेजर सर्जरीज होती हैं अभी,
जिनके अंदर उनका पूरा घुटना जो है वो रिप्लेस कर, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वेल ट्रेन, वो उनका रिप्लेस करते हैं घुटना। घुटना रिप्लेस करते वक्त सर ये होता है, कितनी बार ऐसा होता है आपके मांसपेशियों को हम एक तरह से कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से हम उसको चोट ही दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसीजन लगेंगे तो आपका जो मसल होगा, लिगामेंट होगा, वो कहीं ना कहीं उस इंसीजन से, उस सर्जरी के दौरान अफेक्ट होता है। आपका पूरा एक तरह से घुटना जो है वो नया ही डालते हैं हम, जो नेचुरल जो होता है उसकी जगह हम आर्टिफिशियल चीज़ डालते हैं। तो आर्टिफिशियल चीज़ बॉडी के अंदर उस समय अडप्ट नहीं हो पाती, उसके कारण आपका पैर जो होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है, चलना फिरना मूवमेंट इतना हो नहीं पाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक जनरल नी रिप्लेसमेंट के बाद उसका काम सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और ये आम लोगों को करना भी चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इमीडिएट आफ्टर नी सर्जरी आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट लेना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा वो आपकी मांसपेशियों को इस तरह से रीट्रेन करेगा वापस, जो मांसपेशियों में आपके सर्जरी के दौरान जो नेचुरल प्रोसेस है सर्जरी का, उसके अंदर जो चोट ग्रसित हुई मांसपेशियाँ, उसमें उस मांसपेशियों को काफ़ी हद तक वो मजबूती प्रदान कराएगा। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होंगी। इनिशियली ये देखा गया है कि घुटना रिप्लेसमेंट करने के बाद घुटना मुड़ता नहीं है। घुटना मुड़ना उस मरीज के लिए भी ये संभव नहीं होता है वो घुटना मोड़ पाए। तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर, जिसको हम पैसिव मूवमेंट बोलते हैं, उसमें आपका नी को मोबिलाइज करता है अच्छे से। उसमें घुटना काफ़ी हद तक दर्द जितना कम हो, उस कम दर्द के अंदर आपका घुटना मोड़ने की वो कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक मॉडलिटीज़ भी, इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ भी, जिसको हम CPM बोलते हैं, जो घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ही हम उसको उपयोग में लेते हैं, जिसमें आपका मैकेनिकल तरीके से घुटना मुड़ता है और सीधा होता है, दर्द रहित रेंज के अंदर। मतलब जितना आपको पेन नहीं हो उतना ही हम घुटना मोड़ते हैं उस मशीन से और उसको वापस सीधा करते हैं, जिससे कारण आपकी मांसपेशियाँ जो होंगी घुटने के आसपास वो हरकत में आएंगी। उनको ब्रेन जो होगा वो एक कमांड देगा कि अब इस मांसपेशियों को हमें हरकत में लेके आना है घुटना मोड़ने के लिए और सीधा करने के लिए। धीरे धीरे वही चीज़ें हम करते करते उनको मजबूती प्रदान करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस कराते हैं। कुछ एक्सरसाइज जो होंगी वो सोते हुए होती है, कुछ होती है जो बैठ के करवाते हैं हम। जब ये प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद हम उनको गेट ट्रेनिंग देते हैं। मतलब आपको बेड से किस तरह से उठना है, आपको बेड पे किस तरह से बैठना है, आपको बेड से किस तरह से वॉकर पकड़ के चलना है, ये सारी ट्रेनिंग हम उस रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम पेशेंट को देते हैं, जिसकी वजह से वो कम समय के अंदर अपना रूटीन जल्दी से जल्दी कर पाए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी फिजियोथेरेपिस्ट दीपक लोहार से वार्ता का दौर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में है PMCH के फिजियोथेरेपिस्ट दीपक लोहार। दीपक जी, फिजियोथेरेपी के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ी गंभीर बीमारी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई कहें, लकवा कहें, ये तमाम जो बीमारियां होती है, इसके बीमारी को ठीक करने में फिजियोथेरेपी कितनी कारगर साबित होती है? जी
सर लकवा जैसे आपने बताया, लकवा जो है, लकवे के इमीडिएट बाद ही हम फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो अवेलेबल ही रहते हैं। तो जैसे आपको स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक के बाद सर कितनी बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रोक आ रहा है या आपको पता नहीं रहता है कितनी। जैसे आमतौर पे अगर आज मैं घर पे हूँ, मुझे अगर स्ट्रोक आएगा तो मुझे कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आएंगे, कुछ भी, जैसे घबराहट हो गया, हाथ पैर का काम नहीं करना, चक्कर आना, इस तरह। तो उस समय मैं यही राय देना चाहूँगा सबको कि सबसे पहले नियरेस्ट जो अच्छा हॉस्पिटल है आपके नियरेस्ट, उसमें आप जाएँ, एक बार स्ट्रोक की प्राइमरी केयर आप लें। प्राइमरी केयर लेने से काफ़ी हद तक आप उसके ब्रेन जो डैमेज करेगा आपके बॉडी को, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा आपका। और स्ट्रोक आने के बाद जो ब्रेन में डैमेज हो ही जाता है, जिसकी वजह से कितनी बार देखा गया ऐसा कि आपका एक हाथ काम ना करता है या फिर आपका आधा शरीर काम नहीं करेगा। तो उसमें ये होता है कि आप एक तरह से हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो ब्रेन को और मसल की बॉन्डिंग का काम करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो उसके पाथवे में एक ब्रेक आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक का पर्सन है वो अपने दैनिक दिनचर्या है वो नहीं कर पाएगा, वो बेड से उठ नहीं पाएगा, उसका आधा शरीर या एक शरीर का पैर या कोई भी हाथ का काम नहीं कर पाएगा। तो उसमें फिजियोथेरेपी इस तरह से हेल्प करती है उन मरीजों को में कि हम कंटिन्यूस बार बार वो मूवमेंट जो है, जो उसका ब्रेन एक तरह से भूल चुका है, वो हम उसको रिपीटेड मूवमेंट करवाते हैं, जिनको हम इनिशियली पैसिव मूवमेंट कहते हैं, जो खुद फिजियोथेरेपिस्ट, एक वेल ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट अपने ही द्वारा उस मरीज को, लकवाग्रस्त मरीज को, वो मूवमेंट करवाता है, जिससे कारण ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इस मसल को हमें धीरे धीरे रिकवर करना है, इस जॉइंट के रिगार्डिंग ये मूवमेंट हमें लेके आना है, जिसके अंदर हम काफ़ी हद तक बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ जो हैं हमारी, उनकी भी सहायता लेते हैं हम। जैसे देखा जाता है हम सरफेस EMG बायोफीडबैक जो हमारे पैसिफिक में भी है, उसकी सहायता लेते हैं। उसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कौन सी मसल कितना काम कर पा रही है। कितनी बार देखा ऐसा गया है कि स्ट्रोक का मरीज जो हुआ वो अपना हाथ तो हिला पा रहा है, पर एक जो पर्पसफुल मूवमेंट आना चाहिए, जैसे उसको कोई ग्लास पकड़ के इधर रखना है, कहीं पे भी उसको पानी पीना, तो वो ग्लास पकड़ पाएगा, पर वो उसको प्रॉपर वेल अरेंज वे में पानी नहीं पी पाएगा या कहीं रख नहीं पाएगा। तो उसमें ये जो सरफेस EMG बायोफीडबैक है वो काफ़ी हद तक मदद करती है कि कौन सी मसल कितना काम कर पा रही है, वो हम असेस कर लें, ताकि हम उसी मसल पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी मसल को तो देना ही है हमें ध्यान, पर उस मसल पे हम ज़्यादा ध्यान दें, जिसकी वजह से वो उसका मूवमेंट अच्छे तरह रिगेन कर पाए। स्ट्रोक पेशेंट में पैसिव मूवमेंट के अलावा भी धीरे धीरे जैसा पैसिव मूवमेंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब ये होता है कि आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना होता है, जिसकी वजह से जो कमज़ोर हुआ शरीर है, जो आपके जो जॉइंट्स जो हैं, वो अब एक तरह से होता है कि कमज़ोर मांसपेशियों के साथ काम करते हैं। तो कमज़ोर मांसपेशियाँ कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई भी लकवेग्रस्त मरीज को जब आप बैठते हैं, उठाते हैं या बिस्तर पे ही आप उसको टर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि जो करने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स से अगर खींच ले कर ले, तो उसमें पेशेंट का जनरली ये होता है कि हाथ, कंधा जो होता है वो निकलने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपके कंधे की मांसपेशियाँ काफ़ी हद तक कमज़ोर है। तो उस रिकरेंट जो बार बार कंधा निकलता है, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम मसल स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं, जो एक तरह से आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन होता है मसल को, जो काफ़ी हद तक आपकी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, जिससे कारण धीरे धीरे आपकी मांसपेशियाँ जो है वो एक नॉर्मल बॉडी पोस्चर जो हम बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, उसमें आने की कोशिश करती है। उसके बाद धीरे धीरे हम उस मरीज को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल पर डालते हैं, जिसमें ये होता है कि मरीज जो होता है खुद अपना मूवमेंट धीरे धीरे, या तो किसी भी असिस्टेड डिवाइसेस जो हम बोलते हैं उनकी सहायता से, या थेरेपिस्ट जो होंगे उनकी सहायता से वो मूवमेंट कर पाएँ। जिसमें ये होता है कुछ हद तक थेरेपिस्ट या मशीन सहायता करती है, कुछ हद तक मरीज खुद एफर्ट लगाता है उन मूवमेंट को करने में, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो ब्रेन का पार्ट डैमेज हो चुका है वो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी बिल्डअप करने लग जाता है, मसल और ब्रेन के बीच में एक पाथवे बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से उस मरीज की जो मांसपेशी जो हरकत में नहीं है, धीरे धीरे वो हरकत में आने लग जाती है। ये तो सर जनरली मूवमेंट का काम होगा जो पेशेंट को इनिशियली हम देते हैं। उसके बाद पेशेंट जब आप बैठना सीख जाता है, उसके बाद उसको फिर हम गेट ट्रेनिंग देते हैं। गेट ट्रेनिंग में ये होता है कितनी बार उसको हम असिस्टेड डिवाइसेस के सहारे, या फिर अभी जो नया चलन में आया है उसमें ट्रेडमिल रहता है, ट्रेडमिल के ऊपर एक पूरा हार्नेस रहता है आपका, जो आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करके रखता है एक तरह से।
तो इसमें आपको सिर्फ आपके पैरों के मूवमेंट करने होते हैं, जो ट्रेडमिल गति में है उसी के साथ आपके पैरों के मूवमेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन एक सेंसेशन पहुंचते हैं कि इस मांसपेशियों को हमें इस तरह से हरकत में लेके आना है जिससे ये मरीज अपने पैरों को हिला सके। तो वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस रहता है डे बाय डे रेगुलर फॉलोअप्स पे, जिसके कारण उस मरीज को हम धीरे धीरे ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से चलेगा। मतलब एक जैसे नया बच्चा जो चलना सीखता है वैसे ही हमें स्ट्रोक पेशेंट को चलाना सिखाना होता है। तो रेगुलर फॉलोअप्स पे हम ये चीज़ उसके साथ करते हैं। धीरे धीरे जब वो चलने लग जाते हैं थोड़ा सा सपोर्ट के साथ, फिर हम उनको कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस जिसमें हम वॉकर बोल सकते हैं, उनकी सहायता से हम उनको धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं, जिसके कारण वो मरीज अपने बॉडी को बैलेंस बना के आराम से चल पाएगा असिस्टिव डिवाइसेस के सहारे। दीपक जी, कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनको अलग अलग तरह की बीमारी होती है, उनमें फिजियोथेरेपी किस तरह से कारगर होती है? जी सर, स्पेशल चाइल्ड जनरली ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो सीपी, ऑटिज्म, इस तरह के जो केसेस है वो हमारे पास आते रहते हैं। सीपी चाइल्ड में सर ये रहता है कि सीपी चाइल्ड कितनी बार ऐसा होता है कि ये बच्चों में जो होता है वो बाय बर्थ ही होता है। ऑटिज्म और सीपी एक मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स पे काम करता है, जिसमें आपको कितनी बार ऐसा देखा गया कि जो सीपी चाइल्ड जो होते हैं वो चल फिर पा रहे हैं, पर एक कहते हैं ना जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, एक ओरिएंटेशन जो प्रॉपर होना चाहिए वो उनमें नहीं होता है। वो इजीली डाइवर्ट हो सकते हैं और मतलब कोई भी एक काम करते करते दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं वो। तो हम उनमें ओरिएंटेशन जो इम्प्रूव करना होता है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्लस फिजियोथेरेपी जो होता है वो मिल के काम करते हैं, जिनके कारण उनको हम धीरे धीरे ओरिएंटेशन, टास्क ओरिएंटेड वर्क देते हैं, वो कर पाते हैं। तो ये तो सर सीपी में छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम ये ओरिएंटेशन करते हैं। बाकी सीपी चाइल्ड जो होते हैं वो आमतौर पर कभी चल नहीं पाते हैं या फिर वो लंबे टाइम तक बेड रिडन होते हैं, क्योंकि जनरली अवेयरनेस इतना अभी सीपी के लिए नहीं है हमारे समाज में। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम ऐसे बच्चे को कहाँ लेके जाएं, क्या करें। तो फिजियोथेरेपी जो होता है ऐसे बच्चों में काफ़ी हद तक सहायता करता है। वो इन बच्चों को धीरे धीरे फिजियोथेरेपी की सहायता से एक फिजियोथेरेपिस्ट इतना कैपेबल कर देता है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो आराम से धीरे धीरे कर पाते हैं। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जिनमें उनको वेरियस मूवमेंट जो होते हैं वो हम करवाते हैं। जनरली ऐसे पेशेंट्स में स्पास्टिसिटी जो होती है, मतलब कहते हैं मांसपेशियों में एक तनाव जो रहता है वो रहता है। वेरियस टेक्निक जो फिजियोथेरेपी की मोबिलाइजेशन हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होगी, इनसे हम उन मांसपेशियों का तनाव जो होता है वो काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका मूवमेंट शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो जो स्पेशल चाइल्ड जो है वो अपने हाथ पैरों को हरकत में लाना शुरू कर देता है। हरकत में लाने के बाद उसको हम पर्पसफुल मूवमेंट देते हैं, कुछ जैसे पेन उठाना है, पेंसिल उठाना है, पेन को किस तरह से पकड़ना है, वो वेरियस ग्रिप्स के अंदर हम उनको कराने की कोशिश करते हैं, जिनके कारण उनका हैंड मूवमेंट जो होगा वो इम्प्रूव होगा। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी काफ़ी हद तक हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद उनको उनके लोअर लिम्ब जो हो गया, जनरली पैर कमर के नीचे का हिस्सा हो गया, उनमें हम धीरे धीरे कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाने हैं, जिनकी वजह से उनका लोअर लिम्ब जो होता है वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, जिसके कारण वो बच्चा जो बेड पे ढंग से बैठ नहीं पाता है वो धीरे धीरे पहले की सहायता से फिर बिना सहायता से चलना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे इसी तरह से फर्दर रेगुलर फॉलोअप्स पे फिजियोथेरेपी सेशंस के द्वारा वो बच्चा जो है वो आराम से अपना दैनिक दिनचर्या को धीरे धीरे कर पाता है। पीएमसीएच की बात करें तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट है, उसको किस तरह से डेवलप किया गया, किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो अपन यहाँ पे देते हैं मरीजों को? जी सर, पीएमसीएच में सर अभी काफ़ी हद तक पीएमसीएच डिपार्टमेंट जो है वो डेवलप हो चुका है। यहाँ आपको ऐसी मॉडलिटीज़ भी देखने को मिलेगी जो अभी तक शायद उदयपुर में भी नहीं है, और ऑल ओवर राजस्थान में बहुत कम सेटअप्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये मॉडलिटी डेवलप होगी। इन मॉडलिटी में मैं बात करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था सरफेस EMG बायोफीडबैक जो हमारे पास आया है, जिसमें हम मसल को धीरे धीरे असेस करके एक प्रिसाइज मसल को प्रोग्राम हम सेट कर सकते हैं, जिसके कारण हम उसको मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बैलेंस की बात करी थी, स्ट्रोक पेशेंट में और आम लोगों में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम चलते समय कहते हैं कि हमारा यार एक तरफ पैर पे थोड़ा सा भारीपन ज़्यादा है, एक पे कम है। प्रॉपर हम चलते तब एक पैर ज़्यादा थकता है, एक पैर कम थकता है। उसमें हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंस बोर्ड, डिजिटल बैलेंस बोर्ड है, जिसमें हम उस पेशेंट का पूरा मतलब एक बॉडी पोस्चर एनालिसिस करते हैं। बॉडी में किस जगह पे कहाँ पे ज़्यादा फोर्स आता है,
वो बॉडी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है आपकी, तो वो हम पता लगाते हैं उसके अंदर, जिसके कारण हम उसको फर्दर फॉलोअप्स पे उसके बैलेंस को इम्प्रूव करके हम उसको काफ़ी हद तक दैनिक दिनचर्या के अंदर उसको हम अच्छे से उनके एंड्योरेंस को, वर्क स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्लास 4 लेज़र है। लेज़र थेरेपी के अंतर्गत हम काफ़ी हद तक क्या कहते हैं, हमारे जैसे घाव हो गया या कोई एक दर्द जो हमें बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, कितनी बार कहते हैं कि एक पॉइंट बना हुआ है जो हमें रेगुलर परेशान कर रहा है किसी भी मूवमेंट के अंदर, उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे राइमो मशीन जो हैं अभी काफ़ी प्रचलन में ही है, जो ये स्ट्रोक पेशेंट जो है उनमें यूज़ आती है, जिसकी सहायता से हम स्ट्रोक पेशेंट में वेरियस एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो हम कर सकते हैं, जिसके कारण हम एक ही जगह बैठ के वेरियस टास्क ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स है, एक्सरसाइजेस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो हम उस पेशेंट को एक ही जगह पे बैठ के करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे EMG मशीन्स हैं, EMG बायोफीडबैक मशीन है, जिसके अंदर हम पेशेंट्स की जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं उसको असेस करके पेशेंट का मूवमेंट करवाते हैं। तो पेशेंट खुद देख सकता है कि मेरी जो पहले जो मूवमेंट था और अभी जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ उसमें कितना फ़र्क है। वो पेशेंट खुद एक फीडबैक लेके अपने आप को एनालिसिस, पेशेंट भी खुद जज कर सकता है कि मेरी एक अभी की स्थिति और पुरानी स्थिति में कितना सुधार आया है। ये सब बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिनके कारण हम फिजियोथेरेपिस्ट में पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट दीपक लोहार, जिन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी कितनी महत्वपूर्ण है और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि पूरी तरह से ठीक करने में फिजियोथेरेपी कारगर साबित होती है। जुड़े रहिएगा हेलो डॉक्टर के हमारे इस शो से। अगले एपिसोड में हम और किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से बात करके बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख पाते हैं। धन्यवाद।